वेलकम टू इन डार्क 33। नमस्ते। इन डार्क 33 में आपका स्वागत है, जहां अंधेरे की कहानियां सांस लेने लगती हैं। आज की यह कहानी हमें भेजी है हमारे एक दर्शक ने, आपके ही जैसे एक शख्स ने, जिसने रात की खामोशी में छुपे रहस्यों को हमारे साथ साझा किया है। तो अपनी बत्तियां बुझा दीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार की कहानी आपको अनजाने की गहराइयों में ले जाएगी। हाय दोस्तों, डार्क 33 के श्रोताओं को नमस्ते। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अजीब और रहस्यमयी घटना जो हुई थी दक्षिण 24 परगना के जीवनतला थाना क्षेत्र में पड़ने वाले डेवली इलाके में। यह कहानी हमें मिली है एक पुलिस अधिकारी के अनुभव से, जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मेरा नाम सौभिक कर्मकार है। पेशे से मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और दक्षिण 24 परगना के जीवनतला थाना के अंतर्गत डेवली इलाके में तैनात हूं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी और जो आज भी मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। यह बात एक सुबह की है। पिछली रात नाइट ड्यूटी खत्म करके मैं रात 2:30 बजे कैंप लौटा और आराम कर रहा था। तभी सुबह 6 बजे मेरे एक सिविक वॉलंटियर का फोन आया। उसने बताया कि स्थानीय मस्जिद के पास एक बुजुर्ग महिला को चोर समझकर लोगों ने पकड़ रखा है। मैं फौरन वहां पहुंचा। वहां जाकर देखा, एक बुजुर्ग महिला, उम्र करीब 55 से 60 साल के बीच, चुपचाप खड़ी थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मजबूरी में एक महिला पुलिसकर्मी की मदद से उसे कैंप ले आया, पर दिक्कत ये थी कि वह कुछ बोल ही नहीं रही थी। काफी देर बाद उसने अपने आंचल से एक कागज निकाला जिस पर कुछ फोन नंबर लिखे थे। मैंने उसे कागज कलम दी तो उसने बड़ी मुश्किल से अपना नाम लिख कर दिया। मैंने उन नंबरों पर फोन लगाना शुरू किया। पहला नंबर किसी ने नहीं उठाया। दूसरा नंबर एक पुरुष ने उठाया। मैंने पूछा, क्या आप इस नाम की किसी को जानते हैं? उसने कहा, हाँ, ये मेरी मां का नाम है। मैंने पूछा, आपकी मां अभी कहाँ है? उसने जवाब दिया, मेरी मां तो घर पर ही है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, आपकी मां अब भी हमारे डेवली कैंप में है। आपको पता भी नहीं कि वो कहाँ हैं? जितनी जल्दी हो सके आकर उन्हें ले जाइए। उस लड़के ने बताया कि उसका घर संदेश खाली में है, जो डेवली से करीब 45 किलोमीटर दूर है। फिर हमने उसकी बेटी को भी फोन किया। उसका घर भांगर थाना क्षेत्र के बदरा में था, जो डेवली से 15 किलोमीटर दूर है। बेटी पहले आई, अपनी मां को देखते ही रोने लगी। मैंने सबको शांत कराया। लगभग 2 घंटे बाद उसका बेटा आया। आते ही उसने बताया, कल रात मैंने मम्मी पापा के साथ 12 बजे खाना खाया था। फिर मम्मी मेरे बेटे के साथ सोने चली गई थी। रात 2:30 बजे मैं मछली के भेड़ी पर गया था। जाने से पहले देखा मम्मी घर पर ही थीं। सुबह 5 बजे लौटा तो मम्मी बेटे के पास सो रही थीं। इसके बाद मैं बाजार चला गया, लेकिन जब आपका फोन आया तब से मम्मी घर पर नहीं मिली। उसने अपनी मां की तरफ देखकर पूछा, मां, तुम यहां कैसे आईं? बुजुर्ग महिला ने हाथ के इशारे से कहा, बड़ा बाबा मुझे उड़ा लाया। बेटे ने समझाया, बड़ा बाबा एक अलौकिक शक्ति है जो कभी कभी मम्मी को अपने वश में कर लेती है। मैं सोच में पड़ गया। जब बेटा कह रहा है कि सुबह 5 बजे उसकी मां घर पर सो रही थी, तो वो हमारे कैंप में कैसे पहुंची? एक 55 साल की बुजुर्ग महिला कुछ ही घंटों में 45 किलोमीटर का रास्ता कैसे तय कर सकती है? उस दिन रात करीब 2 बजे थे। मैं लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। अचानक खिड़की के शीशे पर एक खरोंच की आवाज आई, खच-खच। मेरा गला सूख गया। धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा। चांद की रोशनी में एक धुंधली सी छाया दिखी। लंबे बालों वाली एक लड़की खड़ी थी। मैं सांस रोक कर देखता रहा,
तभी पर्दा हवा में उड़ने लगा जबकि खिड़की बंद थी। उस पल मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूं। बिस्तर के पास से भारी सांसों की आवाज आने लगी। हवा में एक ठंडी सड़ी सी गंध फैल गई। फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। दादा, दादा, मैंने गलती कर दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। धीरे से आंखें खोलीं। एक लड़की, आसमानी रंग की चमड़ी, गले पर निशान, मरी हुई आंखों में खालीपन लिए मेरी तरफ देख रही थी। वो रो रही थी। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी दादा, मम्मी ने भी नहीं। फिर उसने धीरे से कांच से अपना दुपट्टा खींचा। मेरी आंखों के सामने उसने पंखे की तरफ देखा और एक झटके में झूल गई। कमरे में एक भयानक रोने की आवाज गूंज उठी। मैं डर से चीखना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। फिर सब शांत हो गया। मैं पसीने से तरबतर था, सांस नहीं ले पा रहा था। अचानक पंखा अपने आप चलने लगा। मैं एक ही सांस में कमरे से बाहर भागा। सुबह ज्वर के साथ उठा। सारा दिन कुछ अजीब सा लगता रहा। अपने दोस्त श्रेया को यह बात बताई। वो घबराकर बोली, किसी को मत बताना, लोग तुझे पागल समझेंगे। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं। शाम को श्रेया का मैसेज आया, तू यकीन नहीं करेगा। उस लड़की को एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी कुछ निजी तस्वीरों से उसे डरा रहा था। लड़की ने अपनी मां को बताया था, लेकिन मां ने ध्यान नहीं दिया। कहा था, छोटी बच्ची है, क्या बोल रही है। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। एक गलती, एक लापरवाही ने एक जिंदगी छीन ली। मुझे लगा जो मैंने देखा वो सिर्फ डर नहीं था, वो एक अनसुनी चीख थी, खोए हुए सपनों की पुकार। उस रात मैं खिड़की के पास बैठा था। हवा में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अचानक खिड़की के शीशे पर गाढ़ी धुंध जमने लगी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। एक पल बाद फिर वही फुसफुसाहट, मैं वापस आऊंगी। फिर शीशे पर एक खरोंच की आवाज, खच। मेरा शरीर कांप उठा। अचानक पंखा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। मुझे नहीं पता कि जो देखा वो सच था या मेरा वहम, लेकिन उसके बाद से मेरे कमरे का पंखा कभी अपने आप बंद नहीं हुआ। न जाने क्यों, लगता है वो यहीं है, मुझे देख रही है, इंतजार कर रही है। तो ये थी सौभिक की पहली घटना। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम चलते हैं दूसरी घटना की ओर, जो हमें त्रिशा ने भेजी है। नमस्ते, मेरा नाम त्रिशा मंडल है। मैं दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके के जयपुर गांव से हूं। अभी मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूं जो 2018 में मेरे ममेरे भाई इब्न के साथ घटी थी। इस घटना की मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। मेरे मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी, इसलिए हमारा घर और मामा का घर बस 2-3 मिनट की पैदल दूरी पर है। यह घटना मामा के घर पर हुई थी। उस वक्त मैं क्लास 7 में पढ़ती थी। हर शाम मैं अपनी छोटी मासी के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। मेरे साथ आसपास के 6-7 भाई भी पढ़ने आते थे। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। शाम ढलते ही मैंने हाथ पैर धोए, थोड़ा खाना खाया, बैग उठाया और पढ़ने चली गई। वहां पहुंची तो देखा सब पहले से ही आकर बैठे हैं। मैं भी देर न करते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। तभी इब्नदा और मेरे दोनों मामा बातें करते हुए पढ़ाई के बरामदे के सामने आकर खड़े हो गए। मासी अभी पढ़ाने नहीं बैठी थीं। अचानक इब्नदा ने बरामदे के बांस के खंभे को पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए छोटे मामा से कहा, काका, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरा सिर चक्कर खा रहा है, जीभ मिचला रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। मामा ने कहा, क्या बात है रे? अभी थोड़ी देर पहले तो तू हमारे साथ मैदान से फुटबॉल खेलकर घर आया था। अचानक ऐसा होने की तो कोई बात नहीं, शायद दोपहर में ठीक से खाया नहीं होगा। दादा ने कहा, नहीं काका, मैंने दोपहर में भात खाया था, फिर खेलने गया था, लेकिन अब बहुत तकलीफ हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा हूं, मुझे पकड़ो।
ये देखते ही मासी और मामी लोग दौड़कर आए। दादा को पकड़कर बरामदे पर बिठाया गया। तब तक दादा बेहोश हो चुका था। दादा के मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो उन्हें फोन किया गया। दादा की हालत इतनी खराब थी कि वो आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। दादी, मासी सबने दादा के हाथ पैर की तलवों को मलना शुरू किया, मुंह पर पानी के छींटे मारने लगे। दादी रोते रोते बेचैन हो रही थी। तय हुआ कि दादा को अस्पताल ले जाया जाए। तब तक मेरे मम्मी पापा भी आ गए। दादा के मम्मी पापा भांगर से जल्दी जल्दी वैन लेकर आने लगे। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। 20 मिनट के अंदर दादा के मम्मी पापा आ गए। तब तक दादा को होश नहीं आया था। सबने मिलकर दादा को उठाया और इंजन वैन में डालकर अस्पताल की ओर चल पड़े। वैन थोड़ा आगे बढ़ी और हमारे पुराने मंदिर के पास रुक गई। तभी दादा की जोरदार चीख सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि कानों के पर्दे फट जाएं। मुझे लगा शायद वैन के पहिए में दादा का पैर फंस गया या कोई हादसा हो गया। डर के मारे मेरे पैर उस तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। मासी, दादी, यहां तक कि मेरी मम्मी ने मेरी 6 महीने की बहन को दादी की गोद में छोड़कर उस तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन मैं किसी भी हाल में हिल नहीं पा रही थी। मंदिर के सामने से दादा की चीखें आ रही थीं। आवाज इतनी तेज थी कि कान ढकने पड़ रहे थे। दादी भी अब और बर्दाश्त न कर पाईं और बहन को मेरी गोद में देकर दौड़ पड़ी। करीब 45 मिनट से एक के बाद एक घटनाएं हो रही थीं, जो अविश्वसनीय थीं। 10 मिनट बाद हालात शांत हुए। मम्मी, मासी लोग लौट आए। दादा की चीखें थम गई थीं। मामा मामी दादा को लेकर अस्पताल की ओर निकल गए थे। मम्मी ने मेरे चेहरे पर चिंता देखकर सब बताना शुरू किया। इब्न की चीख सुनकर हम दौड़े गए थे। देखा, इब्न की मम्मी उसका माथा दबाए कुछ बुदबुदा रही थी, शायद मंत्र पढ़ रही थी, और इब्न जोर जोर से चीख रहा था। मामी को थोड़ा झाड़ फूंक आता था। आसपास किसी को हवा लग जाए तो वो आसानी से ठीक कर देती थीं। वो मां काली की भक्त थीं। अस्पताल जाते वक्त मामी ने वैन रुकवाई और मंदिर से फूल और धूल लाकर इब्न के सिर पर छुआई। तभी इब्न चीखने लगा। उसके शरीर में इतनी ताकत थी कि 4-5 लोग मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। मम्मी ने कहा, यह सिर्फ शरीर की खराबी नहीं थी, कोई अलौकिक घटना थी, वरना इस 18 से 19 साल के लड़के में इतनी ताकत कहां से आई? और ठाकुर के फूल छूते ही वो चीख क्यों उठा? बाद में मामी ने फूल को कुछ देर सिर पर रखा तो इब्न शांत हो गया। फिर उसे एक ओझा के पास ले जाया गया। उस रात हम डर के मारे पढ़ने नहीं बैठे, ट्यूशन छोड़कर घर आ गए। अगले दिन सुबह मामी से सब सुना। करीब 2 साल पहले दादा की एक गर्लफ्रेंड थी जो चांदामारी गांव में रहती थी। हार्ट की बीमारी से उसकी मौत हो गई थी। दादा टूट गया था। पहली गर्लफ्रेंड की मौत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अकेले रहने लगा, खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मामी ने बताया था कि दादा आधी रात को छत पर जाकर खाना खाता था, किसी से बात करता था। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ओझा ने बताया कि दादा उसे रोज बुलाता था, इसलिए वो मुंह छोड़ नहीं पाई। एक अमावस्या की रात वो दादा के शरीर में घुस गई। 1 महीने तक वो दादा के साथ थी और उसके साथ एक और आत्मा भी थी। उस दिन चंद्र ग्रहण था, इसलिए वो दादा को ले जाने आई थी। लेकिन मामी की हिम्मत, प्यार और मां काली के आशीर्वाद से दादा बच गया। ओझा ने उसे ताबीज और पढ़ा हुआ पानी दिया था। 6 महीने तक रखने को कहा था। उसके बाद दादा के साथ कुछ नहीं हुआ। अब दादा की शादी हो चुकी है, एक बेटी भी है। लेकिन उस रात की याद आज भी मेरे मन में रहस्य की छाया छोड़ गई है। तो दोस्तों, ये थीं आज के एपिसोड की 2 रहस्यमयी और डरावनी कहानियां। उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपके मन में थोड़ा रोमांच, थोड़ा डर और ढेर सारी उत्सुकता जगाई होगी। हमारा चैनल इन डार्क 33 आपके लिए हर बार ऐसे ही अनजाने और रहस्यों से भरे किस्से लेकर आता है। तो अगर आप इस रोमांच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
सब्सक्राइब बटन ठीक नीचे है, बस एक टैप कीजिए और हो गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमें बताता है कि आप इन कहानियों को एंजॉय कर रहे हैं। तो देर मत करिए, लाइक बटन पर एक क्लिक कर दीजिए। सिर्फ खुद सुनकर रुक मत जाइए, अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ इस रोमांच को शेयर कीजिए। शेयर बटन पर क्लिक करके इस कहानी को व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां चाहें वहां फैला दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक ये कहानियां पहुंचेंगी उतना ही हमें हौसला मिलेगा और नई नई कहानियां लाने का। और हां, कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलिए। इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने डराया, या क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई अजीब अनुभव हुआ है? वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। आपका हर कमेंट हम पढ़ते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए और रात को सोने से पहले खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए। कौन जानता है कब क्या हो जाए।